हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू अपनी कॉस्मिक गैलेक्सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को वहां पे ठिकाने लगा चुके थे, लेकिन उसके पीछे का असली मास्टरमाइंड अभी तक भी वहां पे जिंदा था, जो कि था तो एंसेस्टर ज़ू से हजारों स्पेसेस की दूरी पे। पर फिर भी एंसेस्टर ज़ू वहां पे अपनी डिमोनिक हेल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे न सिर्फ चोट पहुंचा चुके थे, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहां पे काफी ज्यादा डरा भी दिया था, जिसके चलते वो वहां पे चौंकते हुए एंसेस्टर ज़ू से पूछने लगा था, कौन हो असल में तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। लेकिन एंसेस्टर ज़ू उसे वहां पे अभी के लिए इग्नोर करते हुए अपने डिसेबल्स को लेकर वहां पे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फैंजी हाई टावर के ईस्ट गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंजी हाई टावर की एक गार्ड लड़की चिल्लाती हुई अपने साथी से कहती है, भविष्यवाणी के मुताबिक हमें बचाने वाला जो हेमली सेवियर होगा वो 2 अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, एक 3 और दूसरा गोल्ड। और अगर इस भविष्यवाणी को गौर से देखा जाए तो जरूर से इसका मतलब है कि हमारे हेमली सेवियर के पास 3 गोल्ड टायर्स होंगे, उसी से हम अपने सेवियर को पहचान सकते हैं। जिस पे दूसरा गार्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है, आपने ये फालतू की बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा हेमली सेवियर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कि हम लोग खुद ही उसे पहचान लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई मामूली इंसान है जो कि 3 गोल्ड टायर्स का मालिक हो, वो खुद को हमारा हेमली सेवियर कहे और हम उसे मान लें। और ऊपर से 3 गोल्ड का ये भी तो मतलब हो सकता है कि हमारे हेमली सेवियर के 3 गोल्डन हेड्स होंगे। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से अपने हेमली सेवियर को लेकर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी एक और गार्ड वहाँ पे भागते हुए आकर उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने हमारे रिचुअल गार्डियन को देखा? वो भागते हुए इसी तरफ आए थे। जिसपे वो लड़की उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, नहीं, हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन तुम आखिर रिचुअल गार्डियन को ढूंढ क्यों रहे हो और उसे लेकर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? जिसपे वो गार्ड उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है क्योंकि रिचुअल गार्डन भाग चुकी है, इसलिए मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। मैंने सिटी के बाकी लोगों को उसे ढूंढने के पीछे लगा दिया है। चलो तुम सभी लोग भी मेरे साथ आओ, हमें कुछ भी करके जितना ज्यादा जल्दी हो सके उसे ढूंढना ही होगा। और ये कहकर वो गार्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी से अपने रिचुअल गार्डन को ढूंढने के लिए निकल गया था, लेकिन वहाँ पे खड़े हुए गार्ड्स में से कोई भी उसके पीछे नहीं जाता। और वो गार्ड जो कि वहाँ पे उस लड़की के साथ बहस कर रहा था, वो वहाँ पे एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है, इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है? उस रिचुअल गार्डियन की बॉडी वैसे भी शराबित है, जिसके चलते वो किसी भी आउटसाइडर के साथ बात नहीं कर सकती, इसलिए वो भागकर जहाँ मर्जी चली जाए, उसे घूम फिर कर यहाँ पे ही वापस आना होगा। अपने उस साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे मुस्कुराने लगे थे। ऊपर से वो लड़की जो कि अभी तक वहाँ पे उसके साथ बहस कर रही थी, वो भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए हमें उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर है कि हम लोग यहीं पे रुककर अपने हेमली सेवियर के आने का इंतजार करें। और ये कहकर वो लड़की दोबारा वहाँ पे हेमली सेवियर के बारे में बात करते हुए अपने उस साथी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ, हमारे हेमली सेवियर की जरूर से 3 टांगे होंगी। जरूर से उस भविष्यवाणी का मतलब यही होगा, क्योंकि वो तो इस भविष्यवाणी का कोई भी लॉजिक नहीं बन पा रहा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फैंसी हाई टावर के स्टोन फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ पे एंसेस्टर ज़ू अपनी अगली मंजिल की तलाश में अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके थे। पर जब से ली चेंग वापस आया था, ड्रैगन स्टाफ की तीनों हिस्से उससे ऐसे चिपके हुए थे कि वो उसे दोबारा कहीं भी नहीं जाने देंगे। और साथ ही साथ उसे चिपकते हुए उससे पूछने लगे थे, मास्टर वो ट्रायर कहाँ है जो कि हम तीनों की बॉडीज को हील कर सकता है? प्लीज बताइए ना, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। जिसपे ली चेंग उनसे कहता है कि इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है, मुझे पक्का यकीन है वो ट्रायर फैंसी के हाथों में ही होगा। वो अलग बात है कि फैंसी को ढूंढने के लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि इसी बीच एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे सामने फैंसी टावर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे थोड़े सीरियस हो चुके थे। पर अजीब बात यह थी कि उस हलचल की वजह से ली चेंग की सोल को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते बेचारी ली चेंग का सारी वहाँ पे घूम गया था। जो देखकर ड्रैगन स्टाफ की तीनों हिस्से वहाँ पे घबराते हुए अपने मास्टर से पूछने लगे थे, मास्टर क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है ना? जिस पे ली चेंग भी वहाँ पे खुद को संभाल कर फैंसी टावर को देखते हुए कहता है, ये और काफी ज्यादा जाना पहचाना था। ली चेंग की ये बात एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे काफी गौर से सुन रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसी गार्ड की थी जो कि उस रिचुअल गार्डन को ढूंढने के लिए आया था। वो गार्ड वहाँ पे उस लड़की को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए कहता है, चलो मेरे साथ वापस अपने घर चलो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना गया है, पर तुम हो कि तुम अपने मकसद को पीछे छोड़कर यहाँ से भागना चाहती हो। उस गार्ड की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहती है, नहीं तुम झूठे हो, मुझे सच पता है, हमारा जो सेवियर था फैंसी टावर के अंदर मौजूद उन खतरनाक मॉन्स्टर्स ने हमारे सेवियर को डिवोर कर लिया था। अब उन लोगों के बारे में जानने के लिए ड्रैगन स्टाफ के 3 हिस्से वहाँ पे आगे बढ़कर उन लोगों की आवाजें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से ही वहाँ पे उस चट्टान में क्रैक्स आना शुरू हो जाता
जाते हैं और वो गार्ड वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने हमारे मैजेस्टी की बेइज्जती करने की। और ये कहकर वो गार्ड अचानक से वहाँ पे उस लड़की के ऊपर अटैक करके उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक चुका था, जो देखकर एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स को एक झटका लगता है। पर उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से पीछे की तरफ गिरते हुए देखकर ली चेंग वहाँ पे जल्दी से उसे संभालने के लिए आगे बढ़ के आता। पर करीब जाने के बाद पता चलता है कि ली चेंग वहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो तो वहाँ पे अपने ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों को बचाने के लिए आगे गया था। वहीं अपने मास्टर को खुद को बचाते हुए देखकर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहाँ पे रोते हुए अपने मास्टर से कहते हैं, मास्टर वो खतरनाक पर्सन बस हमें मारने ही वाला था। इसी बीच वो गार्ड भी वहाँ पे भागते हुए उनके सामने आ जाता है, जिसने भी थोड़ी देर पहले वहाँ पे उस लड़की के ऊपर हमला किया था। पर जब वो गार्ड वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखता है तो एक पल के लिए वो भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है। पर वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर एक तलिस्मैन को बाहर निकाल चुका था। जबकि सामने की तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि किसी भी आउटसाइडर के साथ बात नहीं कर सकती थी। उसका नाम था गाउसी, जो कि फैंसी टावर की ही रहने वाली थी। वो वहाँ पे एंसेस्टर के सामने हाथ जोड़कर इशारों से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे उससे कहता है, ये तुम हमारी तरफ देखकर इशारे क्यों कर रही हो? तुम जो भी कहना चाहती हो बोल के कहो। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर वो लड़की अपनी जुबान की तरफ इशारा करते हुए वहाँ पे ना में अपना सर हिलाती है, यानी कि वो वहाँ पे उनसे कहना चाह रही थी कि मैं बोल नहीं सकती। अब ये देखकर निंगयू वहाँ पे आके बढ़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, चिंता मत करो, पहले तुम ऊपर उठ जाओ। लेकिन निंगयू उसके पास जा पाती उससे पहले वो लड़की डर के मारे वहाँ पे पीछे हट जाती है, जो देखकर निंगयू वहाँ पे एंसेस्टर से कहती है, इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बात तो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जो कि वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे उन्हें जवाब देते हुए बताते हैं, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर सोल सीलिंग कर्स लगाया गया है, जिसके चलते ये किसी भी आउटसाइडर के साथ बात नहीं कर सकती। ये एक तरह का स्पिरिचुअल चाल है जो कि लोगों को एक ही जगह पे ट्रैप रखने के लिए बिछाया जाता है, ताकि ना तो वो लोग यहाँ से भाग सके और ना ही वो लोग किसी आउटसाइडर से बात कर सके। एंसेस्टर की ये बात सुनकर बर्नी क्रो वहाँ पे उस स्पेल से इंप्रेस होते हुए कहता है, ये तो काफी कमाल का स्पेल लग रहा है, यानी एक पर्सन अपने लोगों के साथ तो बात कर सकता है लेकिन इस खतरनाक स्पेल के चलते वो किसी आउटसाइडर के साथ बात नहीं कर सकता। ये तो काफी रेयर है। लेकिन अभी बर्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड अचानक से ही वहाँ पे अपने तलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करते हुए एंसेस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। पर वो अटैक वहाँ पे जाकर एंसेस्टर को लग पाता उससे पहले ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से जल्दी से वहाँ पे एंसेस्टर के सामने आकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए उल्टा वहाँ पे उस गार्ड के ऊपर ही काउंटर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और उस एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से बेचारे उस गार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पर फिर भी वो वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उस लड़की गाउसी से कहता है, तुमने हमारे मैजेस्टी और हमारे फैंसी टावर को धोखा देने की कोशिश की है, जिसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। ये कहकर वो गॉड कल्टीवेटर अचानक से वहाँ पे अपने पास से एक डेथ तलिस्मैन को बाहर निकाल चुका था। जैसे वो वहाँ पे क्रश करता है तो वो डेथ तलिस्मैन आगे बढ़ते हुए जाकर बेचारी गाउसी की बॉडी को वहाँ पे जकड़ चुका था और धीरे धीरे वो तलिस्मैन उसे चारों तरफ से घेरते हुए उसे ऊपर आसमान में लेके जाने लगा था। हालांकि गाउसी वहाँ पे खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन उस डेथ तलिस्मैन के सामने उसकी एक भी नहीं चल पाती और देखते ही देखते वो वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे राख में बदल चुका था, जहाँ उसकी राख चारों तरफ फैल जाती है। जो देखकर चाओ फेंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे अपनी फिनिश एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसके चलते अब उस गार्ड की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उस गार्ड कल्टीवेटर से कहती है, तो तुम साइलेंटली यहाँ पे इस लड़की को मारकर सारे सबूत मिटाना चाहते थे, पर अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी जिसका अभी तुमने इस लड़की के ऊपर इस्तेमाल किया था। लेकिन वो गार्ड कल्टीवेटर चाओ फेंग की बातों को वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले एक और गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे आ जाता है, जो कि अपने साथी से सवाल करते हुए पूछता है, क्या वो कहीं तुम्हें मिली? जिसपे वो पहले वाला गार्ड कल्टीवेटर अपना पूरा दम लगा कर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए अपने साथी को बताता है, हाँ मिली भी और मैंने उसे खत्म भी कर दिया। अपने साथी की ये बात सुनकर वो दूसरा गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, कितनी शर्मिंदगी की बात है, हम तो उसके लिए और पूरे फैंसी टावर के फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। और ये कहकर वो वहाँ पे ऐसा टजू और बाकी सभी लोगों को देखते हुए कहता है, हे तुम सभी लोग कौन हो? छोड़ो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। तुम लोग जो भी हो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारा फैंसी टावर आउटसाइडर्स को वेलकम नहीं करता। पर अगर तुम सभी लोगों ने यहाँ पे मेरी बात ना मानी तो मैं एक एक करके, पर इससे आगे वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले वो पहले वाला गार्ड कल्टीवेटर जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये सभी लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। हम दोनों यहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे अपने साथी को साथ लिए बगैर ही खुद अकेले ही वहाँ से भाग के आता।
जबकि वो दूसरे वाला गार्ड कल्टीवेटर जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड में दिखाई दे रहा था, वो उल्टा वहाँ पे अपने तिलिस्मैन को बाहर निकाल कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए कहता है, अबे कहाँ भागे जा रहा है, देखना अभी कैसे मैं तुम्हारी नजरों के सामने इन सभी को भगाता हूँ। जबकि उस पहले वाले गार्ड कल्टीवेटर को वहाँ से भागते हुए देखकर लिंगू वहाँ पे पीछे से ही अपने वेपन की मदद से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुम कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हमने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी। लिंगू के अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो दूसरे वाला गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम लोगों की सारी हैकड़ी निकाल देता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी ब्लैक हेवन कास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंगू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था, लेकिन लिंगू का वेपन उसके अटैक को जीतता हुआ सीधा उसके साथी के ऊपर भी जाकर अटैक कर चुका था, जिसके चलते उसका साथी इंजर्ड होते हुए वहीं पे गिर गया था। जो देखकर लिंगू के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, जो कि वहाँ पे उस दूसरे वाले गार्ड कल्टीवेटर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसलिए अब की बार वो मल्टीपल तिलिस्मैन्स को बाहर निकाल लेता है और एक साथ ही उन सभी तिलिस्मैन्स को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी करने लगा था, जिसे एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही वो उसे ऊपर आसमान में भेजता है तो ऊपर आसमान में एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन बन चुकी थी, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग होने लगी थी। अब थंडर लाइटिंग को देखकर लियोजियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंगू से कहता है, रुको रुको, अभी इसे मारना मत, क्योंकि मुझे भी थोड़े मजे करने हैं। पर तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर लियोजियन भी वहाँ पे अपने हाथों को मसलते हुए एक चुटकी बचा देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उसकी भी गॉड थंडर पावर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते लियोजियन वहाँ पे उस गार्ड कल्टीवेटर की हेवनली ट्रिब्यूलेशन को वहाँ पे अपने कंट्रोल में ले चुका था और उसी की हेवनली ट्रिब्यूलेशन के इस्तेमाल करते हुए बेचारे उस गार्ड कल्टीवेटर के ऊपर एक पावरफुल अटैक भी चल चुका था, जो कि जैसे ही आकर उस गार्ड कल्टीवेटर को हिट होता है तो वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। उसे वहाँ पे अपनी पूरी बॉडी के अंदर टनल लाइटनिंग के झटके लग रहे थे, जिसके चलते उसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उसे वहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था। वहीं लियोजियन के इस खतरनाक अटैक को देखकर डोगमी उसके पास आकर वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, इस कीड़े को मारकर इतने ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, अगर ये यहाँ पे मर जाता तो हम लोग इन्फॉर्मेशन किससे निकलवाते, इसलिए अगली बार जोश में आकर होश मत खो देना। डोगमी की ये सारी बातें सुनकर लियोजियन के फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि डोगमी बस उसकी टांग खींच रहा है। तभी सामने की तरफ वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर नीचे जमीन पे एक पैटर्न सिंबल बनाते हुए एक इटरनल आइस कर्स लगा देता है, जिसके चलते ऊपर आसमान में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसके अंदर से वहाँ पे कुछ आइस टैकर्स एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से वहाँ पे एक पाफे से आगे बढ़कर अपनी ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आइस फॉर्मेशन के अटैक को वहाँ पे खत्म करते हुए उस आइस फॉर्मेशन का खेल भी वहीं पे खत्म कर चुके थे, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों ही गार्ड कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। जो देखकर लोंगर वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, हाँ इसी तरह से और तेज भागो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी ब्लेजिंग ड्रैगन रेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फायर टोर्नेडो को क्रिएट कर चुका था, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन दोनों गार्ड कल्टीवेटर्स की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। ये देखकर दूसरे वाला गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने एक तिलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी को वहीं पे ट्रैप कर देता है और खुद वो वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए भाग निकला था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि उसका साथी वहाँ पे उस फायर टोर्नेडो के अंदर चलकर वहीं पे राख हो गया था। लेकिन ये सब देखकर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों को वहाँ पे ज्यादा मजा नहीं आता, इसलिए वो तीनों पीछे से ही चिल्लाते हुए उस गार्ड कल्टीवेटर से कहते हैं, हे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, अभी तो हम लोग तुम्हारे साथ और भी खेलना चाहते हैं। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन स्टाफ के तीनों ही हिस्से वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसी गार्ड कल्टीवेटर के पीछे निकल जाते हैं। वहीं पीछे की तरफ निंगयू वहाँ पे एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर अब हम लोग क्या करें। जिस पे एंसेस्टर वहाँ पे अपनी सोल रीइंकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बचा देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने डिसेबल से कहते हैं, चलो हम लोग फैंसी टावर में जाने वाले हैं। जबकि पीछे की तरफ एंसेस्टर की सोल रीइंकार्नेशन एनर्जी की वजह से गाउजी वहाँ पे दोबारा जिंदा हो चुकी थी, जो कि वहाँ पे खुद को जिंदा देखकर हैरान होते हुए कहती है, क्या मैं दोबारा से जिंदा कैसे हो गई। और कमाल की बात तो ये थी कि अब उसके ऊपर सोल सीलिंग कर्स भी हट चुका था, यानी कि अब वो वहाँ पे बोल भी पा रही थी। वहीं वो सभी लोग उसे वहाँ पे इसी हैरानगी में छोड़कर खुद फैंसी टावर की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ आगे बढ़ते हुए निंगयू उस जगह को गौर से देखते हुए कहती है, न जाने इस जगह पे मुझे एंसेस्टर के लिए अच्छी चाय मिल भी पाएगी या नहीं। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फैंसी सिटी के इंट्रेस्ट गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ गार्ड कल्टीवेटर्स खड़े होकर पहरा दे रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे सामने की तरफ किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ उनके ही एक साथी चिल्लाते हुए उनकी तरफ आते हुए कह रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो आओ मेरी मदद करने के लिए। अब ये आवाज सुनकर जब वो कल्टीवेटर्स वहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे
पे अपने एक साथी भागते हुए दिखाई देता है, जिसके ऊपर ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से लगातार अपनी फायर से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे भगाए जा रहे थे, जिनसे वो खुद को बहुत ही मुश्किल से बचाते हुए भाग रहा था। जबकि ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से लगातार वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे सामने किसी को जान से मारा, हम तीनों तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले। लेकिन उस गार्ड कल्टीवेटर का ध्यान अपने साथी के ऊपर नहीं था, वो तो बस वहाँ पे गौर से ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों को देख रहा था। और अचानक से उसे वहाँ पे अपने हेमली सेवियर के बारे में याद आता है, जिसे याद करके वो जल्दी से अपने साथी को जगाते हुए कहता है, ब्रदर जल्दी से उठो, वो देखो 3 गोल्डन हेड्स, यानी कि वही हमारे हेमली सेवियर हैं जो कि खुद चलकर हमारी तरफ आ रहे हैं। ब्रदर आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वाकई हमारे हेमली सेवियर के 3 गोल्डन हेड्स हैं, देखिए वो सामने से आ रहे हैं। अब अपने उस साथी की यह बात सुनकर जैसे वो गार्ड कल्टीवेटर अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो वो भी वहाँ पे उन तीनों गोल्डन हेड्स को देखकर हैरान हो जाता है। जबकि तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्से उस गार्ड कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे टेक डाउन कर चुके थे। लेकिन जब वो तीनों वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें और भी काफी सारे गार्ड कल्टीवेटर्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर वो तीनों वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, वो देखो और फन हमारी तरफ भागे हुए आ रहा है, इनके साथ खेलने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर वो तीनों ही वहाँ पे अपनी अपनी फ्लेम एनर्जी को मर्ज करते हुए फ्लेमिंग ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे थे। लेकिन वो तीनों वहाँ पे अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन गार्ड कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर पाते। उससे पहले ही वो तीनों गार्ड कल्टीवेटर्स जल्दी से वहाँ पे उन तीनों के पास आते हुए उनके सामने झुक जाते हैं और साथ ही साथ वो उन तीनों को वहाँ पे अपना हेमली सेवियर कहते हुए उनका स्वागत करने लगे थे। उन लोगों के ऐसे रिएक्शन को देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, हैं ये क्या हो गया और ये हमें अपना सेवियर क्यों कह रहे हैं, जबकि मैं तो इनका किलर बनना चाहता था। जिसपे लोंगर भी अपना सर खुजाते हुए कहता है, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस सेवियर का मतलब क्या है। जिसपे स्पिरिट ड्रैगन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे मतलब जो कोई भी हो, लेकिन सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इस सब के बारे में पता करने के लिए लोंगर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक गार्ड कल्टीवेटर के पास चला जाता है, जो कि वहाँ पे लोंगर के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, सेवियर आप नहीं जानते कि हम लोग कितने लंबे अरसे से आपका इंतजार कर रहे थे। आप हमारी भविष्यवाणी में बताए गए सेवियर हैं और आज यहाँ पे आप तीनों से मिल पाना हमारे लिए ऑनर की बात है। फैंसी सिटी का हर एक पर्सन है आपके आने का इंतजार कर रहा था। आप तीनों को देखकर तो वो सभी लोग खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। अब उस गार्ड कल्टीवेटर की ये सारी बातें सुनकर उन तीनों को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था। इसलिए फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़कर उस गार्ड कल्टीवेटर से कहता है, तुम लोगों ने हमें बिल्कुल सही पहचाना, हम लोग ही तुम्हारे हेमली सेवियर्स हैं। पर वो क्या है ना कि हम लोग बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं, इसलिए हम लोग अपने हेमली सेवियर होने का ज्यादा दिखावा नहीं करते। पर तुम तीनों वाकई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुमने हम तीनों को यहाँ पे पहचान लिया। और अब क्या तुम तीनों यहाँ पे सारा दिन इसी तरह से बैठने वाले हो? क्या तुम लोग अपने हेमली सेवियर का अच्छे से स्वागत नहीं करने वाले? हम तीनों भी देखना चाहते हैं कि तुम हमारी मेहमान नवाजी किस तरह से करते हो। फ्लाइंग ड्रैगन की ये बात सुनकर वो तीनों गार्ड कल्टीवेटर्स हाँ हमें अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात समझ गए। हम आपका एक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वेलकम करेंगे, जिससे पूरी फैंसी सिटी के लोग आपको देख पाएंगे। अब उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो तीनों ही वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंसी सिटी के सभी लोग भागकर ईस्ट की तरफ जाने लगे थे। और साथ ही साथ वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे थे, हमने सुना है कि हमारे सेवियर आ चुके हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल्स भी वहाँ पे आ पहुंचते हैं और वो लोग भी वहाँ पे उन लोगों की ये सारी बातें सुन लेते हैं। इसी बीच सिटी के अंदर वो सभी लोग अपने हेमली सेवियर्स को देख चुके थे, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे उनकी जयकार करते हुए अपने हेमली सेवियर के नाम के नारे लगाने लगे थे। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि गेट के ऊपर खड़े हुए गार्ड से एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल्स को रोकते हुए कहते हैं, वहीं पे रुक जाओ, हमारी फैंसी टेरिटरी के अंदर आउटसाइडर्स का आना मना है, इसलिए अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। पर इससे आगे वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके चलते वो दोनों वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और बर्निक्रो वहाँ पे अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे थे, बेवकूफो, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम टैलेंट सेट के लोग नहीं जा सकते। और ये कहकर जब वो सभी लोग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे और भी ज्यादा लोग आने लगे थे और वो सभी लोग भी मिलकर वहाँ पे अपने हेमली सेवियर की जयकार करने लगे थे, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। निंगयू की ये बात सुनकर बर्निक्रो जैसे वहाँ पे उस सब के बारे में पता लगाने के लिए हवा में थोड़ा ऊपर उठता है तो उसकी नजर वहाँ पे ड्रैगन स्टाफ की तीनों हिस्सों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तीनों यहाँ पे इस तरह से, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि फैंसी सिटी के लोग उनकी जयकार करते हुए उन तीनों से वहाँ पे ब्लेसिंग्स मांग रहे थे और कुछ लोग तो वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, तो जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, ये लोग वाकई हमारे सेवियर की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं
और ये कहकर तो अब वो सभी लोग वहाँ पे और भी जोर जोर से उनकी जय जयकार करने लगे थे। जहाँ ऐसे कमाल के प्रोटोकॉल का वो तीनों भी पूरा फायदा उठा रहे थे और साथ ही साथ वो तीनों वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता था कि सेवियर होने के इतने ज्यादा फायदे होते हैं। आज पहली बार हमें लग रहा है कि हम तीनों ह्यूमन से भी ज्यादा खास है। नहीं बल्कि हम तीनों तो गॉड ऑफ डेस्टिनी है। अब उन तीनों की ये बातें सुनकर बर्निक्रो वहाँ पे ली चैंग के पास जाते हुए उससे कहता है, ये तो उस गॉड कल्टीवेटर का पीछा करते हुए यहाँ पे आए थे ना, तो ये तीनों अचानक से गॉड कैसे बन गए। पर बेचारा ली चैंग उसे वहाँ पे क्या ही जवाब देता। वो तो वहाँ पे ये सब देखकर खुद बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। इसलिए ली चैंग वहाँ पे उन तीनों को देखते हुए कहता है कि आखिर ये तीनों यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और ली चैंग कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।